بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ شہزاد اقبال کا پروگرام جیو پہ۔ میرا خون جو ہے وہ بلڈ پریشر کی حدوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں مہمان تھے خواجہ آصف، وزیر دفاع۔ اب میں بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ ان سب کا قد کاٹ بس، اور اب اپنا شہباز شریف تک، کیونکہ وہ اس نے کہا کہ منخوب میں شناسم، جس قد قامت میں تم آؤ میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ فارسی کا مصرع ہے، میں نے کہا ہے۔ دیکھیں، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شہباز شریف وہ جب سے سیاست میں آیا ہے، ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بھی روکتا تھا اور کہتا تھا سیاست میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ چودھری نثار بھی یہ ان کو سمجھاتے رہتے تھے، آپ ان کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ اور بلکہ ہماری وجود بھی اس وقت تک رہے گا جب تک جرنیلوں کے ساتھ ہم رہیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کبھی کبھی باغی بن جاتے تھے، بلکہ ذہنی طور پہ وہ باغی تھے۔ تو یہ ان کو کہتے تھے کہ ایاز قدر خود بشناس، میاں نواز شریف اپنی قدر کو پہچان لو، بس بہت آگے مت جاؤ۔ وہ ابھی اس نے شہزاد اقبال نے کوئی تحریک انصاف کی انٹرنل جو ان کی فائٹس ہیں کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے، اور خواجہ آصف کہنے لگے کہ یہ پیٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں، سیاست کا لیول جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوا ہے کہ پالیٹکس کیا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے یہ تو پارٹی نہیں ہے، ان کا لیڈر یہ ہو، کبھی یہ افغانستان کو اسٹرینگتھن کرتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہا تھا، اور ان کو سیاست میں حصہ لینے کا حق بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس نے کہا جی کہ جو ہماری فوجیں ہیں وہ
शहजाद इकबाल ने सवाल किया, वो अगर जाएंगी गजा में तो वो वहां पे क्या करेंगी। सो ये हमारा जो है ये अफलातून वजीर दिफा है भाई। एक कदकाठ होता था ना वजीर दिफा, वजीर खारजा रहा है, तो कहने लगा जी वो तो वहां जो तय होगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां होती हैं दी जाती हैं वो जिम्मेदारियां हमें दे देंगे तो वो करेंगे। तो उसने शहजाद इकबाल ने कहा कि जनाब आपके एक वजीर ने, आप तो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, उसने ये बयान दिया है जो आपके बयान के बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं हम वहां जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर होगा, उसके ऊपर भी हम कंट्रोल करेंगे, हम अपने फलस्तीनियों के मामलात को देखेंगे। तो उसने कहा जी आपको तो इसराइल की इजाजत होगी तो जाएंगे ना। सो जो दूसरे के घरों की बातें कर रहा था, तहरीक इंसाफ को हक भी नहीं देना चाहता था, अभी फौरन उसने जवाब दोनों को जो सुने और फिर इंजॉय करें। हकीकत क्योंकि कदकार तो है नहीं। सनाउल्लाह ने एक दिन कहा, शायद इंटरव्यू देते हुए, कि जनाब जावेद हाशमी साहब का बड़ा मकाम था और वो जब आते थे तो पूरी पार्टी खड़ी हो जाती थी, उन्हें पार्टी छोड़नी नहीं चाहिए थी। और जब मियाँ साहब आते थे, नवाज शरीफ, फिर भी एक दो लोग बैठे रहते थे, मगर जावेद हाशमी आ जाए, जावेद हाशमी तो जो हमारे मियाँ शहबाज साहब हैं, अगर वो कोई एक दो बातें करते तो जावेद हाशमी साहब कहते, शहबाज साहब आपको कुछ नहीं है पता, आराम से बैठे, बात और होने दे। और मियाँ शहबाज साहब चुप कर जाते थे। और ये आप कहते हैं कि जो जावेद हाशमी है उसकी कदर नहीं की। अगर मियाँ किसी के अंदर जरूरत ही नहीं थी, इवन मियाँ नवाज शरीफ के अंदर जरूरत नहीं थी कि जावेद हाशमी साहब को पार्टी से निकाल दें, पर उन्होंने पार्टी छोड़ के अच्छा नहीं किया। चलो जो मैंने अच्छा किया या बुरा किया उसको जवाब दे मैं उसका हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं ये जो पूरी टीम है, मैं कर एक दो दिन से कह रहा हूँ कि इनका अभी जो है ये लेवल पे जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किसी वक्त भी ये बेड़ी को डुबो सकते हैं। ना इनका वो कद है न काठ है। आसिफ, ख्वाजा आसिफ तो बैंकर थे। मेरी पहली दफा मैं कराची गया, हम मशरकी पाकिस्तान जा रहे थे, अभी हम स्टूडेंट थे, तो वहाँ मैंने देखा कोई वहाँ के सियालकोट के राशिद भट्ट साहब ने कहा कि भाई ये हमें खाना देना चाहते हैं, अपना ख्वाजा आसिफ साहब। तो मैं पहली दफ़ा जो थोड़ा मुझे याद आता है तो ये किसी बैंक के अंदर काम कर रहे थे, बल्कि वो भी कोई बाद में पता चला कि एक सफारी तौर पर भर्ती हुए
बैंक के अंदर, वो यूनाइटेड बैंक का होता था। तो बहरहाल ये हमें उसके बाद कभी मुझे जिंदगी में कोई पता नहीं चला। ख्वाजा सफदर के एक और बेटे होते थे, उनका डेथ हो गई। उसको वो तैयार करते थे कि सियासत में लेके आएंगे। तो ये तो एक एक्सीडेंट से सियासत में आ गए। ख्वाजा सफदर ने और चौधरी परवेज इलाही ने और शुजात हुसैन ने इनको इंजेक्ट कर दिया एज सेनेटर, आ गए। फिर ये, मैं तो आपको 70 की बातें बता रहा हूँ, ये बल्कि पहली दफा 96 में इनको चेयरमैन बना दिया क्या कोई इकोनॉमी की किसी बॉडी के ऊपर, मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त भी। तो ये मुझे बल्कि इनके साथ मेरा मिलना जुलना बहुत हो गया। तो ये कहने लगे 12 तारीख को नवाज शरीफ की हुकूमत, वो अल्लाह ने करम किया कि उसको डुबो दिया परवेज मुशर्रफ ने, वरना हाशमी साहब आप और मैं जेल में बैठे होते। हमारे पास उनको कोई सबूत था या नहीं था, हमें वो कैबिनेट जिसने हल्फ उठाना था उसमें वो दोबारा नहीं रख रहे थे, आपको भी और मुझे भी। तो मैंने कहा कि यार ये बात है, अब वो जिला वतन होके बैठे हुए हैं, आ जाओ उनके हम सपोर्ट के। मैं फिर जो इन्होंने मुगल साथ बकी मियाँ साहबान को, मैंने कहा यार अब तो वो जिला वतनी में बैठे हुए हैं, तो ये उसका अब ऐसा लगता है कि उसको रिहाना बीवी बेचारी वो लगती है, फिर रही है जगह जगह पे बताते हुए मैं उससे इतने वोटों से जीती हूँ, और अनाउंस भी हो गया। जब ख्वाजा आसिफ ने, बाजवा साहब ने 2-3 दफा इनको बनाया है, तो इस दफा जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ भी खैर बातें करते हैं। वो जो बेचारा कहते हैं वो भी पागल हो गया है बाजवा। बहरहाल इसमें इन्होंने खुद कहा, उधर से उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा साहब तुसी MNA बन गए हो। उनके यार मैं तो लोगों के सामने ऐलान कर चुके हैं कि मैं हार गया, नहीं बस कैंप रहो। इस तरीके से ये MNA बन के आए बैठे हैं। इस पूरी जो हमारी ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है 45 को लताड़ के 47 का जो गले में पट्टा डाल के ये सारे के सारे MNA बने बैठे, वजीर बने बैठे हैं, फैसले ये कर रहे हैं, वजीर आला ये बन गए हैं, हर शय बन गए हैं। शर्म ही नहीं करते कि किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे तो सारे जो हैं साथ रहे हुए हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तक। अब देखिए ना ये इस तरीके से जो उन्होंने, जो अब अफगानिस्तान जो है उसके साथ लोग पूछेंगे कि जी ये तालिबान बनाए किसने थे, वो कहेंगे जी जियाउल हक ने उनको बुलाया था, उनको मेहमान बन के ठहराया था। तो वो कहेंगे जी कि उन्होंने तो बनाया था, उनके साथ कौन था जो मुसलसल चेयरमैन बन गए उनकी मजलिस शूरा के, ख्वाजा सफदर साहब। तो ये सारे के सारे मुल्क की तबाही का ये लोग हिस्सा बनते रहे हैं, स्टैंड कभी लेते नहीं हैं। जब लेते हैं, जब वो कह दें कि जब हमारे खिलाफ रात 2-4 तकरीरें कर दो,
پھر کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کمپرومائز کر کے آتے ہیں اور کمپرومائز کر کے چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو جینون لیڈرشپ ہے وہ ایمرج نہیں کر سکی، اس کے راستے میں رکاوٹیں یہ بن جاتے ہیں۔ میں کوئی بات کوئی اور کرنا چاہ رہا تھا، تو ابھی جب یہ میں نے پروگرام دیکھا تو مجھے بڑا اس کی تکلیف ہوئی کہ اس طریقے سے یہ جو ہمارا ارسطو ہے، خواجہ آصف، یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو پر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر 2-3 یہ مسائل اس وقت ہیں، یعنی اچھا ہوا افغانستان کے ساتھ ہمارا وہاں پہ سیز فائر ہو گیا۔ اب اس ایک موضوع پہ ہمارے جتنے جو ہمارے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یوں ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ بھئی آپ اس بات کو تو دیکھیں کہ یہ اللہ نے کرم کیا ہے، پاکستان کی عزت بنی ہے دنیا کے اندر بھی، کہ ہم نے افغانستان کو بھی ہم نے حملے بھی کر لیے، اپنے جتنے ہمارے علاقے میں دہشت گرد آئے، اب ان کو روکنے کا موقع ملا ہے۔ اس جو موقع ملا ہے تو ان کی زبانیں دیکھیں کتنی کھردری ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو خواجہ آصف ہو، دانیال ہو یا طلال ہو، ان کی زبانیں جو ہیں وہ چھری کے طرح تیز ہو گئی ہیں افغانستان کے خلاف۔ بھائی افغانستان جو ہے اس نے کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، ماننا پڑتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ اس کو مزید آپ چڑھاتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ مواقع ہے تو ہمیں سکھایا کہ آپ اپنے دشمن کو بھی گلے لگا لیا کریں۔ تو دشمن ہے ہماری مشکلات وہ پیدا کرتا رہا ہے 78 سال سے، لیکن آیا وہ ہمارے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم اس کے بغیر، ان لوگوں کے بغیر آرام سے ملک چلا سکتے ہیں؟ مجبوری ہے۔ وہ ہمارا تربور ہے، وہ ہمارا کزن ہے، اور علاقہ کزن ہے، ذہن کزن ہے، سوچ و بچار اس کا اپنا ایک رستہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو ہوں یہی اسلام ہے، اس کو تم نہیں مانتے تو تم کافر ہو، تو پھر تمہارے ساتھ تو لڑائی ہمیں جو ہے جہاد کرنا ہم پہ فرض بن جاتا ہے۔ اب اس کو کون سمجھائے؟ ایک دن میں سمجھا دیں گے؟ جو اس کے اوپر پریشر پڑ سکتے ہیں وہ ڈالنے چاہیے۔ اب اس میں ہمارے دوست ہیں قطر، ترکی وغیرہ، چائنا ہے، روس ہے، وہ بھی ہمارا دوست بنا ہوا ہے روس، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اس کو اگرچہ وہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو تنہا تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کے ذریعے، دوسروں کے ذریعے تھوڑا سا ایک اچھا ہوا ہے کہ ہماری سیز فائر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک بلڈ کیا جاتا ہے کہ اب اس سیز فائر کے بعد صلح کے راستے بھی نکالے جائیں۔ انڈیا کے ساتھ ہم سیز فائر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر۔ اس نے ہمیں ڈنڈا دیا، اس نے کہا کہ لائن آف سیز فائر مت کہو، اسے لائن آف کنٹرول کہو۔ اور یہ 70 کی جنگ میں جب ہم وہ جنگ ہارے تو انہوں نے شملہ میں بیٹھ کے
लाइन ऑफ कंट्रोल कर लिया। वो उसने कहा कि ये कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है, हमारा ही है, बस ठीक है आपका कब्जा है या हमारा है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा करो। तो ये इसके ऊपर आप लोगों को बिल्ड करनी चाहिए, कोई उसमें गुफ्तगू हुए जहाँ से एक और अमन का रास्ता निकले। हमारी उनके साथ भाईचारा तो है, सारा हमारा मुसलमान बिरादर मुल्क है। अब उसके साथ लड़ाई पड़े तो हम गालियां दे के क्या फायदा। या अपनी जबानों को ठीक करें। मामलात खत्म नहीं हुए, अभी शुरू हुए हैं। हमने ईरान के साथ भी यही किया। अच्छा, फिर ये जो हमारी मुज़ाकरात वाले बैठे हुए हैं वो कि डीजी हैं ISI के, वो जाके उनको जो जुबान इस्तेमाल करता है एक जो हमारा डेलीगेशन का सरबराह तो वही है, वो कहते हैं इस के साथ तो हम बात ही नहीं करेंगे। और वो तकरीबन अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। फौजी है ना, तो फौजी कोई उनके साथ क्या करेगा। वो तो फौजी दिमाग और फौजी सोच के तौर पर बोलेगा। उसके जरिए न करो मुज़ाकरात। कोई आप उसके लिए पॉलिटिकल माइंड को आगे जाने दो, मामला तय के ऐसा ऐसा आगे बढ़े, वरना काम ठीक होते भी उसके ऊपर अजाब आ जाएगा। ये मैं एक आपकी खिदमत में ये मैंने अर्जदाश्त पेश कर दी है, वरना हमारा हमें तो ये बात करते हुए भी आपने कभी पूछा नहीं है इस पूरे मुल्क को, पूरी इस कौम को। जो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं तो आसमान पे चढ़े हुए हैं भाई। वो इस पार्टी की कुछ चीज चीफ कमांडर इन चीफ नहीं मान रहे। आधे से ज्यादा कहते हैं ये गैर कानूनी अपॉइंटमेंट है। एक्सटेंशन की बात करते हो, कहते हैं अपॉइंटमेंट भी जो है वो गैर कानूनी है आसिम मुनीर की। और फिर वो जो राहील शरीफ है वो इस फौज का बना, फिर उन्होंने उनको मुसलमानों की फौज का बना के वहां उनको उन्होंने नौकरी दे दी। अब इनको भी कहते हैं कि 8-10 मुल्कों के फील्ड मार्शल तो बन चुके थे, अब 8-9 जो फौजें होंगी गजा में उसका कंट्रोल भी इनको दे देंगे। ये जवाबदेह होगा अपना डोनाल्ड ट्रंप को और उसको इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को। तो इस तरीके से ये बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। इस तरीके से ना हो अजाब में इस मुल्क को अपनी मुस्लिम बिरादरी के सामने भी और दुनिया की जो आजादी पसंद एक मुआशरा ज़हन बन चुका है इंसानियत का, जो रोजाना जुलूस, आज भी उन्होंने जुलूस निकाले हुए हैं। खुद जो यहूदी हैं पूरी दुनिया के खड़े हो गए हैं इसराइल के खिलाफ। और इसराइल के अंदर भी वो बिल्कुल ये बात तय हो चुकी है कि नेतन्याहू को उन्होंने इन इलेक्शन के अंदर उसकी पटखनी लगा देनी है। आप उनको मजबूत करने के लिए यहूदी लाबी को और अमेरिका के अज़ैम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पर रहम फरमाओ। हमारे फौजी जनरलों, पाकिस्तान पर रहम फरमाओ। बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह खुश रखे आपको।